जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड, यानी थर्ड सेमेस्टर है आपका। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023-24 में, ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, चले हिंदी गद्य है थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2024 और 2025 के एग्ज़ाम में भी यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आप इस प्रश्न पत्र को आगे व्हाट्सएप पर जरूर अपने दोस्तों को सेंड कर देंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हिंदी के इस प्रश्न पत्र में कौन सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा प्रश्न हर साल पूछा जाता है, कौन सा प्रश्न 70-80% आने का चांस रहता है, कौन सा 90% आने का चांस रहता है, कौन सा 60% आने का चांस रहता है क्वेश्चन। ठीक है, कौन हर साल पूछा जाता है, कौन नहीं, कौन एकदम 100% श्योर रहता है। जैसे आप हाई स्कूल और 12th में आप एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड का, तो उसमें भी आपके कुछ श्योर होते हैं प्रश्न कि 8 लाइन की कविता आएगी। ठीक है, मुहावरे आएंगे, कहानी आएगी, और जयशंकर प्रसाद की जीवनी इस तरह से लिखने के लिए वो कंफर्म रहता है कि ये 100% आएगा। उसी तरह से इस प्रश्न पत्र में भी आपको बीए में, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो प्रश्न पत्र में भी आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे दोस्तों। और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे ये निर्देश जरूर पढ़ेंगे, निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत भारी गलती करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, निर्देश जरूर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, अ, ब एवं स, 3 खंडों में है। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये 3 खंड होंगे आपके। ठीक है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अति लघु में सभी करने होते हैं। अति लघु में आपको किसी कॉलेज में 3 प्रश्न, किसी कॉलेज में 4 प्रश्न देता है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में किसी कॉलेज में 1 प्रश्न करने के लिए देता है और किसी कॉलेज में 2 प्रश्न करने के लिए बोलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, और देखें यहाँ पर लिखा है बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, तो अपने कॉलेज में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के हैं, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप जब भी बैठेंगे परीक्षा हाल में निर्देश जरूर पढ़ लेंगे भैया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन सा प्रश्न आपका आने वाला है 100%। ठीक है, देखिए खंड शुरू हो गया है, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, यहाँ अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर छापे थे भैया, इनसे गलती हो गई है। ठीक है, तो ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें आपको, ठीक है, 9 प्रश्न करने हैं। 9 प्रश्न के आपके 3-3 नंबर मिलेंगे, यानी 27 नंबर का ये आपका रहेगा खंड अ। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये निर्देश है आपका, सभी प्रश्न करना है। और इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पीडीएफ कैसे आप लोगों को मिलेगा, इन सभी के बारे में मैं जानकारी दूंगा लास्ट में। तो पहले आप देख लीजिए कौन सा प्रश्न हर साल आता है, कौन सा नहीं आता। ठीक है, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ये 60 से 70% आता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा भैया 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चले दूसरा है, व्यंग विधा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। ये भी आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्या है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। ये लगभग 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आत्मकथा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे तैयार करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले अगला है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका 100% आने वाला है। ठीक है, इसे तैयार जरूर कर लेंगे। अगला है, आलोचना को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये भी आपको तैयार करना है। ये बात याद रखिएगा, 100 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाए और सारा समय लगा दे। केवल 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। ठीक है, 120 मिनट होगा आपके पास, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, च वाला प्रश्न आपका पूछा गया है, उपन्यास एवं कहानी का अंतर स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे 100% तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है। ठीक है, इसमें समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा को लेकर के उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है एकांकी, इसके दहेज प्रथा के ऊपर। ठीक है,
तो अभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। ये भी आपका हमेशा नहीं पूछता है, लेकिन तैयार कर लेंगे इसे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका ज्ञान रंजन कृत, यानी ज्ञान रंजन ने के द्वारा ये कृत है पिता, कहानी की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। काफ़ी ये आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, पिताजी से काफ़ी लगाव हो जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। पिता ज्ञान रंजन के द्वारा ये लिखित है, ठीक है। चलिए, ये भी हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे 2-3 बार पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़े रहेंगे, कुछ ना कुछ याद रहेगा तो भैया लिख लेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। मित्रता निबंध पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, मित्रता निबंध पर। अगला है झांसी की रानी उपन्यास शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसे 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चले, मैं अभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, ठीक है, तो क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं। चले, खंड ब में है आपका लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न है। ये आपका उनसे गलती हो गया है जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है बोर्ड से, ठीक है। तो खंड ब में लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें क्या निर्देश है भैया, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है, ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं और एक एक क्वेश्चन आपका 12-12 नंबर का, यानी 24 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चले, इसमें पहला क्या पूछा है, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है भैया, आप इसे एकदम तैयार कर लेंगे, ठीक है। चले, अगला क्या है, वृंदावन लाल वर्मा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा PDF बना करके एक अलग से, ठीक है। आप चाहे आपके पास बुक होगा, गाइड होगा, UPH होगा, राजेंद्रा होगा, आप कहीं भी पढ़ लेंगे इसे, और मैं PDF भी बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा जो कृति है लिखा गया है, झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे भैया, झांसी की रानी को जरूर पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चले, अगला आपका पूछा गया है, अच्छा ध्यान रखेंगे, इसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेंगे इसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये कृति है अशोक के फूल, ठीक है, निबंध पर सारांश लिखिए। तो अशोक के फूल भी आपको ध्यान से पढ़ लेने भैया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, लगभग 70 से 80% आपका पूछा जाता है, ठीक है। चले, अब आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है, खंड स में आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए, 12-12 नंबर के आपके रहेंगे। इसमें से पूछा क्या गया है आपका, हिंदी गद्य की अन्य विधाओं का उद्भव और विकास पर विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं का उद्भव और विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। हिंदी गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, ठीक है, इन सभी ये विधाएं हैं हिंदी की, इन सभी पर विस्तृत चर्चा करना, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं, ये 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे भैया, आप लोग तैयार जरूर कर लेंगे इसे। इसमें अगला है पूछा गया, हिंदी आलोचना को परिभाषित करते हुए उसके उत्तरोत्तर विकास पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेंगे इसे भी, ठीक है। कृत प्रसाद कृत, ठीक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुवस्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं पर विस्तृत प्रकाश डालिए। देखिए, ध्रुवस्वामिनी जो है इसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब वो किस तरह से पूछा जाएगा ये आपके कॉलेज के ऊपर है, ठीक है। अति लघु में भी पूछ सकता है, लघु में भी, और आपका दीर्घ में भी पूछ सकता है। 30 बरस का साथी संस्मरण के माध्यम से रामविलास शर्मा के भावों पर प्रकाश डालिए। यह हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे अवश्य पढ़ लेंगे। चलिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं शुरू में, उस क्वेश्चंस का अब मैं आपको उत्तर बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, देख दोस्तों, इसमें आपका पहला पूछा गया था, ठीक है, पहला का क में पूछा गया था, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो देखिए, डायरी क्या होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। देखिए,
डायरी लेखन व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों, भावनाओं और घटनाओं को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास को आप 2024 में देख रहे हैं, 2025 में देख रहे हैं या फिर 2026 में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप लोग आराम से खोज लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब आपको समझ में आएगा ना डायरी लेखन क्या होता है। अपना जो विचार होता है, हमारा जो अनुभव है, हमारी जो भावनाएं होती हैं, या फिर हमारे साथ या फिर हमारे आस पड़ोस या फिर हमारे जो इन्वायरमेंटल में हमारे समक्ष जो घटनाएं होती हैं, उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड करने की ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, भावनात्मक उतराव चढ़ाव, सपनों, लक्ष्यों और विचारों को संक्षेप या विस्तार से लिख सकता है। ठीक है, डायरी लेखन आत्म अभिव्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने, आत्मविश्लेषण करने और व्यक्तिगत विकास में मददगार माना जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार होता है डायरी, आप लोगों को भी लिखना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा आपका इसमें पूछा गया था ख नंबर वाला, व्यंग विधा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। व्यंग विधा क्या होता है, ठीक है, ये हिंदी की विधा है। व्यंग विधा क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए व्यंग साहित्य की एक प्रमुख विधा है, ठीक है, जिसमें लेखन के माध्यम से समाज, राजनीति, व्यक्ति या किसी घटना की कमजोरियों, विसंगतियों और बुराइयों पर तीखा और चुटीला प्रहार किया जाता है। व्यंग का उद्देश्य केवल हंसी मजाक नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह विधा पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और समाज में सुधार के लिए प्रेरित करती है। प्रमुख व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविंद्रनाथ त्यागी शामिल हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिखिएगा उत्तर को, अगर आप 2-3 इसमें लेखकों के नाम अगर आप लिख देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो अगर इस पर उनका नज़र जाता है तो आपकी काफ़ी वो समझ जाते हैं कि जो बच्चा है काफ़ी मेधावी छात्र है, वो आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। चलें, ग वाले में आपका पूछा गया है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं आत्मकथा क्या होता है। आत्मकथा एक व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने जीवन की कहानी को लिखने का साहित्यिक रूप है। ठीक है, आप अपने जीवन के घटनाओं के बारे में लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, तो वो क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, इसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, उपलब्धियों और विचारों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है। आप अपने जीवन में क्या अनुभव कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, उपलब्धियां आपकी क्या हैं, विचारों को भी आप प्रस्तुत रूप से, विस्तृत रूप से इसे लिखते हैं आत्मकथा में। ठीक है, आत्मकथा का महत्व निम्नलिखित तर्कों से स्पष्ट होता है। देखें यहाँ पर कई तर्क दिए गए हैं, आपको एक तर्क लिखिएगा क्योंकि 100 शब्दों में ही आपको लिखने थे। ठीक है, देखें इसमें आपके पहला तर्क दिया गया है व्यक्तिगत अनुभव का विवरण। ठीक है, और दूसरा है, अच्छा मैं पढ़ाऊँगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको हेडिंग पढ़ा देता हूँ। प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा पहला देख लीजिए आप लोग, आत्मकथा के माध्यम से लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं और अनुभवों का ईमानदार विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक लेखक की जिंदगी को उसकी दृष्टि से देख सकता है। ठीक है, दूसरा है प्रेरणा का स्रोत। तीसरा है इतिहास और संस्कृति का दस्तावेज। चौथा है इसमें लेखक की मनोवैज्ञानिक गहराई। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आत्मकथा में लेखक के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों का विवरण होता है, जिससे पाठक उसकी मानसिक स्थिति और विचारधारा को समझ सकते हैं। ठीक है, चलें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार करना है। ठीक है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। एकांकी और नाटक दोनों ही रंगमंची प्रस्तुतियाँ होती हैं, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। ठीक है, एकांकी और नाटक में रचना की लंबाई को लेकर के और उसकी जटिलता को लेकर के
क्या अंतर होते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, रचना की लंबाई और जटिलता में एकांकी क्या होता है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंकी। यह एक ही अंक में समाप्त हो जाता है और इसकी अवधि आमतौर पर छोटी होती है, लगभग 1 घंटे या उससे कम की। ठीक है, इसमें एक ही मुख्य घटना या समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि नाटक कई अंकों में बटा हो सकता है और इसकी अवधि 1 से अधिक घंटे तक हो सकती है। नाटक में कई घटनाओं, समस्याओं और चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, कहानी की संरचना के आधार पर एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, चरित्रों की संख्या पर एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है, इसे भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। चौथा क्या है, प्रस्तुति के उद्देश्य के आधार पर एकांकी और नाटक में कितना अंतर होता है, क्या अंतर होता है, आराम से इसे पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है। पांचवा है आपका स्थान और समय। स्थान और समय को लेकर के एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, एकांकी में सामान्यतः एक ही स्थान और समय का उपयोग होता है, जबकि नाटक में स्थान और समय बदल सकते हैं, जिससे कहानी में विविधता और गहराई आती है। ठीक है, तो यही सारे अंतर हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप इसे लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलें। अंग वाले में आपको पूछा गया था, आलोचना को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आलोचना क्या होता है, ये हिंदी की एक विधा है। ठीक है, आलोचना किसी व्यक्ति, कार्य, विचार या रचना के गुण दोषों का विवेचन या विश्लेषण है। इसके उद्देश्य सुधार की संभावनाओं को उजागर करना, सकारात्मक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। आलोचना 2 प्रकार का हो सकता है, पहला है रचनात्मक और दूसरा है विध्वंसात्मक। रचनात्मक आलोचना सकारात्मक सुधार का मार्गदर्शन करती है, जबकि विध्वंसात्मक आलोचना का उद्देश्य केवल दोष निकालना होता है। देखिए, वाला आपका पूछा गया था, उपन्यास एवं कहानी का अंतर स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए, उपन्यास और कहानी साहित्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं, लेकिन इन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, यहाँ परिभाषित और अंतर दिए गए हैं। उपन्यास की परिभाषा क्या है, उपन्यास एक लंबी और विस्तृत कथा होती है जो कई पात्रों, घटनाओं और परिप्रेक्ष्य को समाहित करती है। इसमें कथानक का विस्तार अधिक होता है और पात्रों का विकास भी गहराई से होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो उपन्यास है इसका आपने परिभाषा देख लिया। उपन्यास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, उपन्यास की विशेषताएं जो हैं लंबाई के आधार पर हैं, कथानक के आधार पर, पात्र के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर है। ठीक है। देखिए, लंबाई के आधार पर उपन्यास लंबा होता है, इसमें 40,000 से अधिक शब्द हो सकते हैं। कथानक इसके जो होते हैं, उपन्यास में जटिल और विस्तृत कथानक होते हैं। इसके पात्र कैसे होते हैं, इसमें कई पात्र होते हैं। ठीक है, उपन्यास में कई पात्र होते हैं, उनके चरित्र का विकास विस्तृत रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका विषय वस्तु क्या है, देखिए विषय वस्तु है, उपन्यास में विषय वस्तु व्यापक होती है और इसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का समावेश हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कहानी के बारे में। ठीक है, कहानी की परिभाषा क्या है। ठीक है, कहानी की परिभाषा क्या है, चलिए जानते हैं। कहानी एक संक्षिप्त और सीमित कथानक वाली साहित्यिक रचना होती है। इसमें कम पात्र होते हैं और कथानक सीधा और सीमित होता है। अच्छा, कहानी की विशेषताएं क्या होती हैं, लंबाई के आधार पर, कथानक के आधार पर और पात्र के आधार पर। ठीक है, और विषय वस्तु के आधार पर। देखिए, लंबाई जो होती है कहानी की छोटी होती है, इसमें 1000 से आपके 20,000 शब्द हो सकते हैं। कथानक इसके कैसे होते हैं, कहानी में सरल और सीमित कथानक होते हैं। पात्र, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है और उनके चरित्र का विकास जो होता है सीमित होता है। ठीक है, चलें। इसकी विषय वस्तु कैसी होती है, कहानी में विषय वस्तु विशेष और सीमित होती है जो किसी एक घटना, अनुभव या विचार पर केंद्रित होती है। अच्छा, कहानी में और आपका क्या मैंने बताया है, कहानी और उपन्यास इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, आप लोग लंबाई, कथानक और पात्र विषय वस्तु के आधार पर देख लीजिए। देखिए, उपन्यास लंबा होता है जबकि कहानी छोटी होती है। कथानक के आधार पर उपन्यास में जटिल और विस्तृत कथानक होता है जबकि कहानी में सरल और सीमित कथानक होता है। पात्र, देखिए उपन्यास में कई पात्र होते हैं और उनका
चारित्रिक विकास भी होता है, लेकिन जो कहानी होता है उसमें कम पात्र होते हैं और उनके जो चारित्रिक विकास हैं उनका सीमित होता है। ठीक है, चलें अब विषय वस्तु के आधार पर आप देख लीजिए। उपन्यास विषय वस्तु व्यापक होती है, जो उपन्यास है इसकी विषय वस्तु क्या है, व्यापक होती है। ठीक है, जबकि कहानी की विषय वस्तु विशेष और सीमित होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 6 वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे भैया। ठीक है, चलें चाहे तो आप क्लास रोक करके पढ़ लीजिएगा, चाहे आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ज्ञानरंजन कृत पिता कहानी की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार है, आप थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। ज्ञानरंजन कृत पिता कहानी भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कहानी में लेखक ने पिता और पुत्र के बीच संबंधों को बड़ी संवेदनशीलता और गहराई से उकेरा है, यानी लिखा हुआ है। ठीक है, कहानी की सार्थकता निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, पहला है संवेदनशीलता और भावनात्मक पहलू, दूसरा है समाज और परिवार की संरचना के आधार पर, तीसरा है जीवन की वास्तविकता, सच्चाई क्या है जीवन की, इसके आधार पर, चौथा है सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, और पांचवा है आपका पाठकों पर प्रभाव। ठीक है, यानी जो पढ़ने वाले हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें झ वाला देख लीजिए क्या है, मित्रता निबंध पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। मित्रता बहुत ही शानदार निबंध है। ठीक है, क्या है, मित्रता एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान संबंध है जो सच्चे प्यार, विश्वास और समर्थन पर आधारित होता है। यह जीवन में खुशी और संतोष लाने वाला संबंध है मित्रता। ठीक है, अच्छा, एक सच्चा मित्र हमेशा सुख दुख में साथ खड़ा रहता है और बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है। मित्रता में विश्वास, समझ और सहयोग की भावना होनी चाहिए। सच्चे मित्र एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रता हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं और हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार मित्रता जीवन का एक अनमोल उपहार है जिसे हमें संजो कर रखना चाहिए। ठीक है, चलें जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था 2015 में, 15-16 वाले में, तो मित्रता उसमें मैंने पढ़ा था काफ़ी शानदार तरीके से। ठीक है, एग्जाम में भी प्रश्न आया था मित्रता से। यहाँ वाला क्या है, झांसी की रानी उपन्यास शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। झांसी की रानी उपन्यास शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि यह शीर्षक अत्यंत उपयुक्त और अर्थपूर्ण है। इस शीर्षक से रानी लक्ष्मीबाई का साहस, वीरता और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि वे झांसी की महारानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अद्वितीय वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता, निष्ठा और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नायिका बना दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पढ़ते हैं तो। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया, आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।